दिस इज योर एक्सपेक्टेड फॉर वेब डेवलपमेंट। कल हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी, ठीक है। और उसमें हमने बेसिक देखी कि हम जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, कहाँ जावास्क्रिप्ट को प्लेस किया जाता है, कहाँ पे हम उसको प्लेस कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। इसका यूजेज बहुत बेसिक यूजेज था जावास्क्रिप्ट का, वो हमने कल देखा था। हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके क्या क्या फंक्शनैलिटीज इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, क्या बिहेवियर वाइज चेंजेस हैं जो हम अपने क्लाइंट साइड पे या आप कह लें कि अपने फ्रंट एंड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आज क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दिस इज अ कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी तक जो हमने चीज पढ़ी है HTML की या CSS, वो एक बहुत अलग चीज थी। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है, अगर जैसे कोई आप में है स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, तो उनको फील होगा कि जावास्क्रिप्ट इज मोर लाइक C++ या जावा लैंग्वेज इटसेल्फ। ऑल्दो जावा या जावास्क्रिप्ट में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, दो अलग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इनका नाम समहाउ सिमिलर है। तो जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रॉपर सिंटैक्स होता है, जो उसमें हमारे पास आप कह लें कि डूज एंड डोंट्स होते हैं, जिस तरह से हमने उसमें कुछ फंक्शनैलिटी या उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट उस लैंग्वेज में होते हैं, जिनको यूज करके हम अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। वो सब कुछ जो है ना, हम जावास्क्रिप्ट में उसी तरह से करते हैं। तो बिफोर जंपिंग टू द मेन पार्ट कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट को अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर डायरेक्टली प्लेस करें, हम बड़े बड़े कोड्स लिखें, हम अभी पहले 2-3 लेक्चर्स में सिर्फ जावास्क्रिप्ट को इटसेल्फ कवर करेंगे कि वो क्या है, किस तरह से काम करती है, उसमें उसका स्कोप क्या है, एवरीथिंग, वेरिएबल्स क्या है। जो कल हमने थोड़ी बहुत बात की थी, आज हम उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे किस तरह से आप उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वो सब कुछ हमने अभी इसमें, और आज का लेक्चर है, शायद 1-2 लेक्चर हमें और लगेगा, तो हम इस कंप्लीट जो जावास्क्रिप्ट है इसको हम पूरी तरह से कवर करेंगे। तो फिर उसके बाद प्रैक्टिकल जो है उसमें हम उसको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट किया करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का लेट है हमारे पास। कल हमने बात की थी कि जावास्क्रिप्ट लेट जो है इसको हम यूज क्यों करते हैं। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, उसके अंदर आपने वैल्यू प्लेस करवानी है, तो उसके लिए जो है ना, आप कहते हैं लेट एक्स इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस, जो वैल्यू भी आपने उसको असाइन करनी है। तो लेट को हम सिंपली क्या से कह सकते हैं कि लेट इज समथिंग जिसमें आपने जो है ना एक वैल्यू, एक वेरिएबल के लिए, वेरिएबल्स क्या है आपके पास, एनीथिंग ABC अप टू जेड, कोई भी इसमें से आप वैल्यू ले लो उसको आप वेरिएबल कहेंगे। अल्फाबेटिक कैरेक्टर जो है उसको आप सब प्रोग्राम लैंग्वेज में आप यूज करते हैं, तो उसको आप वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है अभी जावास्क्रिप्ट लेट जो है वो कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, which was introduced in ES6 2015, ठीक है। ES6 जो होता है हमारे पास, ये ECM में स्क्रिप्ट 6 होता है। ECM में स्क्रिप्ट जो है ये एक स्टैंडर्डाइज्ड आप कह लें कि जावास्क्रिप्ट है, जिसमें हमने नोशंस प्रोवाइड किए, जिसमें हमने अपने कीवर्ड्स को सेट किया कि अगर ये कीवर्ड है तो इससे इस ये फंक्शनैलिटी होती है। सॉफ्टवेयर में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये चीज़ें ऐसे नहीं बन जाती, इसके लिए कुछ डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ डिफाइंड क्राइटेरिया होता है। उसके बाद ये लैंग्वेज जो है जाहिर है इसको बनाने वाला भी कोई ना कोई होता है। तो जो इसके मेकर्स होते हैं, जो इसके डेवलपर्स होते हैं, इनिशियली जब एक चीज बन जाती है उसके बाद उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है, जिस पे उस लैंग्वेज को, उस पर्टिकुलर चीज को आप चेक करते हैं, मेजर करते हैं। और उसके बाद आपने उसको किस स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन करना है, आइंदा उसमें क्या आपने अपडेशन लानी है, क्या डिलीट होगा, वो सब कुछ जिस एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट के थ्रू होता है जावास्क्रिप्ट में, वो चीज है ES6। और ES6 में 2015 के अंदर लेट का कीवर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वेरिएबल्स डिफाइंड विद लेट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, ठीक है। लेट की सबसे जो बड़ी स्पेशलिटी है या क्या आप कह रहे हैं खासियत यही है कि जो वेरिएबल आपने लेट के साथ डिक्लेयर करवा दिया ना, उसको आप री डिक्लेयर नहीं करवा सकते। अब लेट सपोज आपने सिंपली अगर x = 20 लिखा है जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो उसमें यानी कि x की वैल्यू 20 होगी। नेक्स्ट टाइम आप x = 40 लिखेंगे तो आपने x को री डिक्लेयर करवा दिया, और इट इज ओके, ये कोई इशू नहीं, क्योंकि x के साथ लेट नहीं था।
लेकिन जब आप लेट एक्स इज इक्वल टू 20 करवाएंगे तो फिर आप दोबारा से एक्स की वैल्यू को कोई वैल्यू नहीं दे सकते, वो उस पर एरर दे रहा था आपको। ठीक हो गया। वेरिएबल्स डिफाइंड विद लेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। ठीक है, आप उस वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करवाते हैं यूज होने से पहले। यूज अब उसका क्या हो सकता है, लेट सपोज आपने एक्स की वैल्यू जो भी है उसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप पहले लेट एक्स इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, उसके बाद फिर आप एक्स इंटू 2 या एक्स इंटू 10 जो भी आपने करना है वगैरह वगैरह। देन वेरिएबल्स डिफाइंड विद लेट हैव ब्लॉक स्कोप। ठीक है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। वेरिएबल्स डिफाइंड विद लेट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। अच्छा, वेरिएबल्स यू कैन नॉट एक्सीडेंटली रीडिक्लेयर वेरिएबल। जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं लेट वाले वेरिएबल्स, इनको हम रीडिक्लेयर नहीं करवा सकते। केवल एक्सीडेंटली भी आप इसको रीडिक्लेयर, एक्सीडेंटली किस तरह से हो सकता है कि लेट सपोज अगर आपने ऊपर एक दफा एक्स लिखा और आपको दोबारा याद नहीं, आप दोबारा एक्स वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी, तो वो उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उस पर आपको अल्टीमेटली एरर दे देता है। देन वी हैव ब्लॉक स्कोप। तो ब्लॉक स्कोप क्या होता है, बिफोर ES6। ES6 जो एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट हैड ओनली ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट से पहले जावास्क्रिप्ट में आपके पास सिर्फ दो स्कोप थे, जो ग्लोबल स्कोप था और आपका फंक्शन स्कोप था। ग्लोबल स्कोप क्या होता है कि आप एक वैल्यू को, एक वेरिएबल को आउट ऑफ फंक्शन जब डिक्लेयर करवा देते हैं, तो वो जितने भी फंक्शंस आप डिफाइन करते हैं उन सब फंक्शंस में वो यूज हो जाए, ये होता है उसका ग्लोबल स्कोप। और फंक्शन स्कोप क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर जब डिक्लेयर करवा दिया है, तो वो उस फंक्शन के अंदर ही सिर्फ यूज होगा, आउट ऑफ दैट फंक्शन उसका कोई स्कोप नहीं है, वो उसके बाहर आप उसको कॉल नहीं कर सकते, उसके बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो ES6 ने क्या किया था, उसने एक ब्लॉक स्कोप इंट्रोड्यूस करवाया। इट इंट्रोड्यूस टू न्यू इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स। इसने दो कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए जो थे लेट एंड कॉन्स्ट। लेट तो हमने देख लिया, कॉन्स्ट जो है आपके पास, इससे आप क्या करते हैं, आप कॉन्स्टेंट्स असाइन करते हैं वेरिएबल, कॉन्स्टेंट वैल्यू असाइन करते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती। तो उसमें रीडिक्लेयर तो क्या, उसको आप कभी चेंज ही नहीं कर सकते। कांस्टेंट जिस तरह से हमारे पास प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स है, पाई की वैल्यू है आपके पास, ये अब चेंज नहीं हो सकती। ये जो डिफाइंड कांस्टेंट है ये उसी तरह से रहेगा। आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स है, फ्रिक्शनल कांस्टेंट्स है, उसके बाद न्यूटन के जो फॉर्मूलाज है, ये आपके पास डिफाइंड जैसे लॉज होते हैं, उसी तरह से आपके पास डिफाइंड कांस्टेंट्स होते हैं। तो जो कॉन्स्ट है हमारे पास, कॉन्स्ट को हम यूज करते हैं वो वैल्यू डिक्लेयर करवाने के लिए जिससे दोबारा कभी चेंज नहीं होना। These two keywords provide block scope in JavaScript. Variables declared inside braces, curly braces block cannot be accessed from outside the block. ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इसने आपको जो ब्लॉक स्कोप दिया है, ब्लॉक आपके पास बेसिकली कहाँ से बनता है, एक आपने करली ब्रैकेट, ये जो ये करली ब्रैकेट है आपके पास, ये एक करली ब्रैकेट और फिर एक ये करली ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर आप जो भी कुछ डेटा इंसर्ट करवाएंगे वो आपका एक ब्लॉक हो जाता है। जैसे अब हम यहाँ पे अब देखते हैं, ये अब आपका एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड। अब इसका ब्लॉक स्कोप ये है कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर आपने करवा दिए हैं वो आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक यूज नहीं हो सकते, एक्सेस नहीं हो सकते, आप उनको रीडिक्लेयर नहीं करवा सकते, आप उसको किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन में यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद द var कीवर्ड कैन नॉट हैव ब्लॉक्स। ठीक है, var जो होता है वो वेरिएबल के लिए हम यूज करते हैं, और जिसका स्कोप जो है, ये जिसको आप var कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करवाते हैं, जैसे अब हमने लेट सपोज इंट है, ये डेटा टाइप्स होती हैं, इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जिसको आप var कीवर्ड के साथ लिखते हैं उसके साथ उसका ब्लॉक स्कोप नहीं हो सकता, मतलब क्या है कि वो आउटसाइड ऑफ दैट ब्लॉक भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। Variables declared inside curly braces block can be accessed from outside the block. ठीक है। अच्छा, अब ये वाले जो var कीवर्ड के साथ जो आपने जिसको डिक्लेयर करवा दिया उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के ब्लॉक के अंदर, उसको आप ब्लॉक के बाहर जो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे वेरिएबल्स, सिंपली जैसे ये वाले वेरिएबल्स हैं, लेट लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, कॉन्स्ट के साथ आपने जो वैल्यू डिक्लेयर की, सिंपली आपने एक्स इज इक्वल किया, फोर किया, उसको आप आउटसाइड ऑफ दैट ब्लॉक एक्सेस नहीं कर सकते। देन रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल को रीडिक्लेयर करना क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल को ऑलरेडी एक वैल्यू दे दी। ठीक है, और उसके बाद अब आप उसको एक और वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, उसके लिए फिर आप रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। और रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल यूजिंग द var कीवर्ड कैन इम्पोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब अगर आप ये var के साथ इसको रीडिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो उससे क्या होता है कि इनसाइड द ब्लॉक, तो जब आप एक दफा लेट्स सपोज आपने जैसे यहाँ पे है कि आपने उसको x को 10 वैल्यू दे दी, दोबारा जब आप x को 2 वैल्यू दे देंगे तो वो 10 खत्म हो जाएगा और x की न्यू वैल्यू 2 हो जाएगी, वो यानी कि ये फर्क नहीं करेगा
कि वो जो एक्स था वो कुछ और था, या ये एक्स जो ये कुछ और है, तो मैंने दोनों वैल्यूज को अलग अलग रखा है। नहीं, जो वार एक्स था उसकी पहले वैल्यू होगा 10 थी, तो जैसे ही वो वार एक्स इक्वल टू होगा तो वो 10 को ऑटोमेटिकली से रिप्लेस कर देगा। अब जो रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल वाला मसला है ये सॉल्व होता है लेट कीवर्ड से। इसमें आप क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इनसाइड अ ब्लॉक विल नॉट रीडिक्लेयर द वेरिएबल आउटसाइड द ब्लॉक। ठीक है, अब लेट के साथ आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। यहाँ पे आप देखें लेट एक्स इज इक्वल टू 10 है, इसको आपने आउटसाइड द ब्लॉक, यानी ब्लॉक तो आपको ये स्टार्ट हो रहा है ना, आउटसाइड द ब्लॉक आपने इसको लेट एक्स इज इक्वल टू 10 कर लिया। यहाँ पे जो अब एक्स है इसकी वैल्यू 10, और ये जो ब्लॉक के अंदर अब लेट आपने किया लेट एक्स इज इक्वल टू 2, ये 2 है। इस एक्स की वैल्यू का जो 2 है इसका इस 10 के ऊपर कोई असर नहीं। ठीक है, ये 10 अपनी जगह पे रहेगा और ये जो 2 है ये अपनी जगह पे रहेगा। ये नॉर्मली ऐसी जरूरत आपको नहीं पड़ती कि आप जरूर एक्स में ही बार बार वैल्यूज इंसर्ट करना है। आप वाई यूज कर सकते हैं, आप जेड यूज कर सकते हैं, आप ए बी सी, इतने ज्यादा अल्फाबेट्स आपके पास। लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रीडिक्लेयर करवाना भी है तो फिर उसके लिए आप लेट का कीवर्ड यूज करते हैं। Then we have JavaScript constant. The const keyword was introduced in ES6 2015. Again, you see JavaScript standard जो आया था उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। Variables defined with const cannot be redeclared. ठीक है, Variables defined with const cannot be reassigned. Variables defined with const have block scope. A const variable cannot be reassigned. ठीक है, अच्छा ये अब जो const है वेरिएबल होता है हमारे पास, इसको हम जो है रीअसाइन नहीं कर सकते कोई वैल्यू, हम इसको रीडिक्लेयर नहीं करवा सकते, हमें इसको प्री डिफाइन करवाना पड़ता है यूज होने से पहले। अब जैसे यहाँ पे आप देखें कॉन्स्ट पाई की वैल्यू जो है वो अब आप कहीं पे भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अगर आपने लेट सपोज आप रेडियस फाइंड करें सर्कल का और उसका फॉर्मूला 2 पाई r स्क्वायर है। ठीक है, तो एक तो आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी स्क्वायर नहीं लिखते, आप उसको r इंटू r करते हैं, क्योंकि वैसे भी तो स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि r इंटू r। तो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब आप उसको लिखते हैं तो आपने उसको आर मल्टीप्लाई बाय आर लिखना होता है। एक तो स्क्वायर का कंसेप्ट नहीं होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे जावास्क्रिप्ट है या सी प्लस प्लस है या जावा है, ये नहीं होता। दूसरी बात यह है कि पाई जो कांस्टेंट है आपका, उसको आपने जैसे हम तो सिंपली सिंबल कहीं पे पाई का लिखा हो तो आप समझ जाते हैं कि ये पाई है, इसकी वैल्यू जो ऑलरेडी डिफाइंड है 3.14 है, ये 22/7 है, ये इसकी डिफाइंड वैल्यू है। लेकिन कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझता। अगर आपने पाई r स्क्वायर करवाना है तो आप लिखेंगे या तो 3.14 इंटू r, या फिर आप एक वेरिएबल पहले डिफाइन करवाएंगे जिसको आप वैल्यू दे देंगे 3.14, और उस वेरिएबल को फिर आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेट सपोज आप एक्स में वो वैल्यू दी तो x इंटू r। ठीक हो गया। तो अब ये एक कॉमन अप्रोच है जो हम तमाम लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में क्या है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉस्ट का वेरिएबल यूज करें, उसके साथ आप यहाँ पे सपोज आपने पाई लिखा है, आप पाई नहीं भी लिख सकते, आप यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि जिस कांस्टेंट की वैल्यू आप यहाँ पे डिक्लेयर करें वो पाई, उसको कहते हैं, आप यहाँ पे सिंपली पाई पाई लिखें। पाई क्या गया, आप उसकी पूरी वैल्यू दे दें, और यहाँ पे जो है ना आप क्या कर देंगे, पाई इज इक्वल 3.14 और पाई इज इक्वल टू पाई+10। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने इस ये दोनों में आप उसकी वैल्यू को रीडिक्लेयर करवा रहे हैं। ठीक है, ये आप इसको रीअसाइन करें, इन दोनों पे वो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आपने क्या किया, पाई इज इक्वल टू 3.14, ये आपने कांस्टेंट वैल्यू दे दिया। अब ये वैल्यू कुछ भी करके चेंज नहीं हो सकती। आपने क्या किया, अब यहाँ पे अगर आप लेट सपोज 1 मिनट अगर हम यहाँ पे एक्स कर, तो ये x इज इक्वल टू पाई+10 तो ठीक है, इस पे एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे पाई में ही दूसरा ये वैल्यूज आप इसको सम करवा के दोबारा पाई में ऐड कर तो इस पे वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि आप पाई को चेंज करने की कोशिश करें। देन जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट वेरिएबल्स मस्ट बी असाइन्ड अ वैल्यू व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। ठीक है, जब आपने इनको डिक्लेयर करवाना है, मतलब जहां पे आपने उनको डिक्लेयर करा है वहीं पे उनको वैल्यू असाइन कर देनी है, और उसके बाद आपने उनको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि पहले आप उनको डिक्लेयर करवाएं और उसके बाद आप उसको वैल्यू असाइन करें, इस तरह से नहीं होता। जैसा अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्ट पाई है, उसके आगे आपने वैल्यू दे दी, ये करेक्ट तरीका है। लेकिन आप पहले कॉन्स्ट पाई लिखें उसके बाद आप पाई को वैल्यू दें तो ये इनकरेक्ट मेथड है। नॉर्मली जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उसमें आप देखें, लेट सपोज हमने लेट या आप एक जो है ना इंट एक्स करें। ठीक है, और फिर उसके बाद आप एक्स को जो है वैल्यू दे दें लेट सपोज 10। तो ये एक मतलब ठीक तरीका है। नॉर्मल जो आपके पास वैल्यू असाइनमेंट का तरीका होता है, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं, वो ठीक है। लेकिन जो आपके पास कांस्टेंट में है, कांस्टेंट में आप ये नहीं कर सकते। कांस्टेंट में जहाँ पे आपने अपना वेरिएबल डिक्लेयर करवाया उसके साथ ही आपको उससे वैल्यू असाइन करनी होती है। देन वी हैव जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या है कि जो आपके पास इक्वल टू का ऑपरेटर होता है ये वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप x इज इक्वल्स टू
टू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप x को टू वैल्यू जो है वो असाइन कर रहे हैं। कहीं पे भी आप x इंटू फोर लिखेंगे तो उसका आंसर वो आपको एट देगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो है वो आपने टू दी हुई है। आप x की वैल्यू फाइव कर देंगे, उसको आप x इंटू फोर करेंगे तो वो आपको आंसर ट्वेंटी देगा, क्योंकि आपने x की वैल्यू जो है वो फाइव डिक्लेयर करवा दी थी। देन प्लस ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज टू ऐड और कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स। ठीक है, कल हमने ये बात की थी, जैसे बहुत अगर आपको याद है कल का प्रैक्टिकल में बिल्कुल फर्स्ट जावास्क्रिप्ट एग्जांपल लोड हुई थी, वो यही था कि एक एक्स की वैल्यू थी, एक वाई की वैल्यू थी, और जो जेड की वैल्यू थी वो स्क्रीन पर से प्रिंट करवानी थी। तो वो स्क्रीन पर जेड की वैल्यू हमने कैसे प्रिंट करवाई थी? हमने सेंटेंस लिखा था द सम ऑफ द टू नंबर्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसके बाद उस इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जाके हमने प्लस जेड लिखा था। तो वो जो प्लस जेड था यानी कि हमने कंकेटिनेट करवाया था उस पीछे वाला जो सेंटेंस था, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, वो डेटा टाइप है। और उसके बाद जब हमने प्लस जेड करवाया तो हमने यानी कि इंटीजर वैल्यू को, यानी इंटीजर्स क्या होते हैं प्लस माइनस, अगर आपको डेटा सेट्स का पता हो, जो नॉर्मल हम मैथ्स में यूज करते हैं, इंटीजर्स क्या होता है? प्लस वन माइनस वन, ये इंटीजर आपके पास प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री, सो ऑन, ये आप इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो जो आपका इंट होता है, इंट में आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करवाई होती है, वो वैल्यू जो है आपकी, अब उसको आपने जब एक स्ट्रिंग के साथ शो करवाना है तो उसके लिए हम प्लस का ऑपरेटर यूज, वैसे तो प्लस का टू प्लस टू अगर हमने करा है तो फिर डेफिनेट सी बात है हम पीछे प्लस का साइन पुट करेंगे, लेकिन इस ऑपरेटर को हम स्ट्रिंग कंकेटिनेशन के लिए भी यूज करते हैं। देन वी हैव प्लस इज इक्वल्स टू, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इसको आप यूज करते हैं ऑल्सो टू कंकेटिनेट स्ट्रिंग्स। अब इससे क्या होता है कि अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट करना है, लेट सपोज आपने लेट टेक्स्ट वन इज इक्वल टू व्हाट अ वेरी, तो उसके बाद टेक्स्ट प्लस वन इज इक्वल टू नाइस डे, तो इसके बाद जो आपका आउटपुट लास्ट आएगा वो स्क्रीन पे आपको शो करवा देगा व्हाट अ वेरी नाइस डे। ठीक है, ये अब आपसे किस तरह से हुआ, ये जो सिंपल हमने प्लस की बात की थी ये कंकेटिनेशन होती है स्ट्रिंग के साथ किसी नंबर के लिए, लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करवाना है तो फिर उसके लिए आप प्लस इज इक्वल टू प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर को इकट्ठा यूज करते हैं। तो व्हाट अ वेरी, और उसके बाद आप टेक्स्ट वन, ये वैल्यू यानी कि टेक्स्ट वन को आपने ले लिया, उसके बाद आप प्लस इज इक्वल टू लिखेंगे, आगे नाइस डे लिखेंगे, तो कंप्यूटर आपको जो लास्ट आउटपुट देगा स्क्रीन पे वो देगा व्हाट अ वेरी नाइस डे। ठीक हो गया? अच्छा, देन वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास क्या है? ये आपका प्लस है, ये एडिशन के लिए यूज होता है, माइनस आपका सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टैरिक यूज करते हैं। ठीक है, स्टैरिक मैंने पहले भी बताया था कि जो नॉर्मली हम एक्स से मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस तरह से मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि आप स्टैरिक का फंक्शन जो सिंबल है वो यूज करते हैं। अगर हमने टू मल्टीप्लाई बाय टू लिखना है तो टू एक्स टू नहीं आप लिखेंगे, वो कंप्यूटर जब अगर आप बीच में उसके मल्टीप्लाई का साइन, मैनुअल साइन हम यूज करते हैं, अगर आप उसको पुट करेंगे तो कंप्यूटर उसको टू एक्स रीड करता है, यानी उसको वो वेरिएबल कंसिडर करता है, उसको ये नहीं पता चलता कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो अगर आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है तो वो आप किस तरह से मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके लिए आपने टू डायरेक्ट टू पुट करना होता है, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। देन अगर आपने एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स पावर होती है। अगर आपने कोई पावर असाइन करनी है तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि आप डबल स्टैरिक का सिंबल यूज करते हैं। ये एक आप कह लें कि ये ES 2016 में आया था, उससे पहले किस जावास्क्रिप्ट में ये चीज नहीं थी। अभी आपके पास ये फंक्शनैलिटी मौजूद है कि अगर आप स्क्वायर वाला काम या आप अगर क्यूब लेना चाहते हैं या आप रेज टू पावर 120 भी करें तो आप इस एक्सपोनेंट ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। उससे पहले ये आपके पास आपके लिए सहूलत मौजूद नहीं। देन डिवीजन ऑपरेटर है आपके पास। डिवीजन ऑपरेटर से सिंपली अगर आपने 4 डिवाइडेड बाई 2 करना है तो वो उसके लिए आप ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। और अगर आपने रिमाइंडर मॉड्यूलस जो होता है वो आपने डिवीजन की और उसका आपके पास एंड पे कोई रिमाइंडर बच रहा है, लेट सपोज आपने 15 को 2 से डिवाइड किया तो आपका कंप्लीट डिवीजन के बाद लास्ट पे आपके पास वन रिमाइंडर बचता है। तो वो वन रिमाइंडर अगर आप अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप ये फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन का साइन यूज नहीं करते, आप मॉड्यूलस का साइन यूज करते हैं, यानी कि 15 मॉड्यूलस 2, और लास्ट स्क्रीन पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो वन शो हो जाएगा। और अगर आप जो है 15 डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय 2 का साइन यूज करते हैं तो फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर 7 आएगा और वो रिमाइंडर को इग्नोर कर देता है, वो आपको शो नहीं होता।
देन प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए होता है, अगर आपने कोई ये हम इसको फंक्शंस में देखेंगे, अभी तो इसका कोई ऐसा मैं यूज आपको नहीं बता सकती, लेकिन लेट सपोज अगर आपने कोई लूप रन किया और आप चाहते हैं कि एक जैसे ये लूप एक अपना राउंड पूरा करे तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, प्लस हो जाए, एक राउंड है तो उसमें कुछ 1 प्लस हो जाए, तो उसके लिए आप प्लस प्लस का साइन यूज करते हैं, इसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि जब आपका लेट सपोज एक लूप कंप्लीट होता है और उसमें कोई वैल्यू माइनस हो जाए तो उसके लिए हम माइनस माइनस का साइन यूज करते हैं, इसको हम डिक्रीमेंट करते हैं। Then we have JavaScript data types. JavaScript variables can hold different data types, numbers, strings, objects and more. ठीक है। अच्छा, JavaScript में आपके पास डेटा टाइप्स क्या होते हैं? सिंपली ये आपने नंबर असाइन किया है, ये जो 16 है ये आपके पास नंबर है, ये एक डेटा टाइप है। देन ये जो आपने नाम असाइन किया है इसको आप स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग के अंदर अब अगर आप यहाँ पे लेट्स सपोज जॉनसन इज अ गुड बॉय तो ये भी एक स्ट्रिंग है, अगर आपने सिंपल जॉनसन लिखा हुआ है तो ये भी एक स्ट्रिंग है। देन अगर आपने अब यहाँ पे क्या किया, आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आपने इन दोनों को एक वेरिएबल को असाइन किया तो ये एक डेटा टाइप बन जाती है आपके पास ऑब्जेक्ट की। देन वी हैव जावास्क्रिप्ट हैज ओनली वन टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर्स कैन बी रिटन विद विदाउट डेसिमल्स। नॉर्मली आप सी प्लस प्लस में आप देखते हैं तो उसमें आपके पास फ्लोट का और फिर उसके बाद डबल का होता है या फिर सिंपल इंट का ऑप्शन होता है नंबर्स में हमारे पास, लेकिन जावास्क्रिप्ट में सिंपली हम इसको नंबर्स को ही ना, अगर चाहे तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप डेसिमल के बगैर भी। देन वी हैव बुलियंस। बुलियंस क्या होते हैं कि लेट सपोज अगर आपने करना है ट्रू फॉल्स कोई कंडीशन आपने देनी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि फिर आपके पास बुलियन, बुलियन की हमेशा दो ही वैल्यूज होती है, या वो ट्रू हो सकता है या वो फॉल्स होता है। जिस तरह से हमने अगर आपने लॉजिक गेट्स पढ़े हो, एंड गेट होता है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, और गेट है, ये सारे लॉजिक गेट्स होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे दो ही वैल्यूज होती है, या वन होती है जीरो होती है, उससे कोई आप ऐड या माइनस सॉरी ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास कुछ आउटपुट आता है। तो उसी तरह से आप जो आपका वन होता है वो उसको हम ट्रू कंसिडर करते हैं, जो आपका जीरो होता है उसको हम फॉल्स कंसिडर करते हैं। आप कह लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या लॉजिकल जो एनालिसिस वगैरह होता है उसमें हम इन लोगों को इस तरह से लेते हैं। तो जो ट्रू बूलियन होता है इसकी दो ही वैल्यूज होती हैं, या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो ये अब आप सिंपली देखें, यहाँ पे एक सिंपल कोड गिवन है जावास्क्रिप्ट बूलियंस जो है इसमें आप देखें क्या है कि booleans कैन ओनली हैव टू वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। ये आपने अपने पी में दे दिया, ये आपके ऊपर हेडिंग थी। अब आपने अपने पी को एक डेमो आईडी असाइन कर दिया। आईडीज हमने पहले दिन से मैं आपको बता रही हूँ कि आईडीज हमेशा यूनिक होती हैं, और जो है ना आप इसको कोई दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, या किसी लेट सपोज एक डेमो यहाँ पे है, एक और आईडी आप डेमो दे देते हैं तो फिर वो यूनिक नहीं रहती और सिस्टम को पता नहीं चलता कि लेट सपोज यहाँ पे आपने जिस आईडी डेमो की बात की हुई कौन से वाले डेमो की, ऊपर वाला डेमो था या नीचे वाला जो डेमो आपने आईडी दी उसके लिए ये स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। तो इसलिए आईडीज हमेशा यूनिक होती हैं, जो यूनिक एलिमेंट्स को असाइन होती हैं। देन आपने अब यहाँ से स्क्रिप्ट टैग है, तो स्क्रिप्ट टैग में अब आप देखें यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है जो आपने जावास्क्रिप्ट दिया है इसको, और यहाँ पे जो आपका जावास्क्रिप्ट है वो एंड हो गया। इसके अंदर अब आपने क्या किया है कि आपने लेट एक्स इज इक्वल टू 5, लेट एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 5, लेट जेड इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपने वैल्यूज दे दी। इसके बाद आपने क्या किया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इज डॉट इनर एचटीएमएल, यानी कि जिस उसको गेट करो जिसकी आईडी है डेमो। आप ये मैं आपको बहुत ही नाइव तरीके से समझाई, लेकिन क्योंकि आप लोगों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई इतना एक्सपोजर नहीं है तो ये मैं अब आपको इस तरह समझा रही हूँ कि काम कैसे करेगा, हाउ दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी डेमो है, डॉट इनर एचटीएमएल, उसका इनर एचटीएमएल चेंज करना है। वो किस तरह से करना है कि एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब ये जो एक्स इज इक्वल टू वाई है ना, ये इक्वल इक्वल जो होता है ये चेक करता है कि वेदर एक्स और वैल्यू की वाई की वैल्यू जो है वो सेम है या नहीं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं, एक्स इज इक्वल टू वाई में डिफरेंस है, इसका मतलब क्या होता है कि आप एक्स को वाई की वैल्यू जो है वो असाइन करें अगर आप ये लिखते हैं। लेकिन अगर आप एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं तो इससे हम क्या करते हैं कि हम स्टेटमेंट चेक कर रहे होते हैं कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो अब आपने ये किया, उसके बाद आपने कंकेटिनेट किया और यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपली आपने ब्रेक ऐड किया तो यानी कि नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा वो, और उसके बाद आपने चेक किया कि एक्स की वैल्यू इक्वल टू जेड है या नहीं। तो इसके लिए जो है क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल है तो इसके लिए वो आपको स्क्रीन पे ट्रू देगा और इसके लिए वो आपको स्क्रीन पे फॉल्स दे देगा।
Then we have JavaScript functions. A JavaScript function is a block of code as designed to perform a particular task. Functions तो हमने कल भी देखे थे. Functions हम क्यों यूज करते हैं? स्पेसिफिकली अगर आपने एक टास्क असाइन किया हुआ है या आप एक स्पेसिफिक फंक्शन एक कह लें कि एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, आप एक कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क है जो परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम फंक्शंस डिजाइन करते हैं. A JavaScript function is executed when something invokes it या calls it. कोई भी फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक कोई चीज उसको इन्वोक नहीं करती. कल हमने इवेंट्स की बात की थी, ठीक है. तो जब तक कोई इवेंट नहीं होता, लेट सपोज अगर आपने उसको कोई माउस इवेंट पे रखा हुआ है, किसी कीबोर्ड इवेंट पे रखा हुआ है, या कोई इटसेल्फ बिहेवियरल इवेंट है जो उस ब्राउजर के अंदर अकर करेगा, तो उससे फंक्शन हमेशा तब एग्जीक्यूट होता है जब उसको ट्रिगर किया जाता है. जब उसको कोई कॉल करता है तो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है. फंक्शन बनाने के लिए देखें अब लेट्स यहाँ पे हम इसकी सिंटैक्स की बात करते हैं. जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स क्या है कि फंक्शन जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड. ठीक है. फंक्शन जो है वो जैसे लेट और कॉन्स्ट की हमने बात की थी, इसी तरह से फंक्शन एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का. इसको हम यूज करते हैं फॉलोड बाय अ नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस. ठीक है. पैरेंथेसिस हम इन ब्रैकेट्स को कहते हैं. और अब फंक्शन कीवर्ड जो है इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, यानी आप फंक्शन इसके फंक्शन कीवर्ड के बगैर नहीं बना सकते. फंक्शन आपको हमेशा पहले लिखना ही लिखना है. जैसे देखिए यहाँ पे आप स्टार्ट में फंक्शन लिखा, इसके बाद आप कोई भी नाम दे सकते हैं. आप अपनी पसंद का कोई नाम अपने फंक्शन को दे दें, वो फिर मैटर नहीं करता. देन आपके पास पैरेंथेसिस आ जाते हैं, ये जो आपके ब्रैकेट्स हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर आप पैरामीटर्स पास करते हैं. पैरामीटर्स वो होते हैं, लेट सपोज आपने सिस्टम से एक वैल्यू ली, आपने यूजर से एक नंबर लिया है, और अब आप चाह रहे हैं कि या दो नंबर्स आपने लिए लेट सपोज, तो अब आप चाह रहे हैं कि आप स्क्रीन के ऊपर या आपने एक कैलकुलेटर बनाया काइंड ऑफ, और आपने कस्टमर से या यूजर से आपने दो नंबर्स जो है ना इनपुट लिए हैं. वो दो नंबर्स अब आप चाह रहे हैं कि आप उन दो नंबर्स का सम बता दें उसको. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वो दोनों नंबर्स आपको यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करवाने होंगे. एक नंबर पैरामीटर 1 होगा, एक नंबर पैरामीटर 2 होगा, और उसकी जो स्पेसिफिक टाइप होगी उसके हिसाब से हम वो मतलब लेट सपोज जो उसकी डेटा टाइप है उसके हिसाब से हम लिखते हैं. ये भी तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 लिखा हुआ है. और उसके बाद फिर आप उन्हीं दोनों को यूज करते हुए आप यहाँ पे फंक्शनैलिटी लिख देते हैं जो कोड आपका होता है, और लास्ट पे आप वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा देते हैं. तो द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम सेपरेटेड बाय कॉमास. अगर आप मल्टीपल पैरामीटर देना चाहते हैं तो वो आप कॉमास दे के सेपरेट कर सकते हैं. अगर एक पैरामीटर है तो वो फिर एक ही लिखा जाता है. देन द कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है. कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फिर आपने अपना कोड जो एग्जीक्यूट होगा वो आप लिख. देन we have function parameters are listed inside the parentheses in the function defined. Function arguments are the values received by the function when it is invoked. और inside the function the arguments parameters behave as local variables. अच्छा, जब कोई आपने किसी कोई फंक्शन इन्वोक होता है या जब कोई फंक्शन कॉल होता है, तो उसको अगर आपने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज असाइन करवा के रन करवाना है, या कुछ स्पेसिफिक आप कह लें कि सर्टेन वैल्यूज के लिए उसने कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करी, तो फिर उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज उसे पास करनी पड़ती हैं. तो जब वो फंक्शन इन्वोक होगा, तो वो इन्वोक होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि आप उसकी जो वैल्यूज हैं वो आप उसको पैरामीटर में पास करवाएं, उसके पैरेंथेसिस के अंदर वो वैल्यूज प्लेस हो, और वहां पे जब वो वैल्यूज उस फंक्शन के अंदर चली जाती हैं तो वहां पे वो एज लोकल, यानी कि आप उसको इस तरह से कंसिडर कर लें कि आपका जो फंक्शन होता है वो उसमें आप एज लोकल वेरिएबल वो बिहेव कर रहे होते हैं, या एज पैरामीटर्स आप उसको वहां पे जो है एक्ट करवाते हैं. देन वी हैव फंक्शन इन्वोकेशन. ठीक है. फंक्शन इन्वोक किस तरह से होता है कि कोड इनसाइड द फंक्शन विल एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वोक्स. अब कोई भी चीज कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसा इवेंट जो उस स्पेसिफिक फंक्शन को इन्वोक करवाएगा, उसके लिए आप या वो इन्वोकेशन जो है वो आप कह सकते हैं इवेंट होगा. पर्टिकुलरली वो इवेंट ही होता है. इवेंट के बगैर आपका फंक्शन जो है वो इन्वोक नहीं होता. वो इवेंट जो है आपका हो सकता है आप यूजर ने किसी बटन पे क्लिक किया, कोई जावास्क्रिप्ट कोड जो है स्पेसिफिक कोई और कोड जिसको रन करने से वो फंक्शन इन्वोक हो रहा है, ऑटोमेटिकली सेल्फ इन्वोक तब होता है जब कोई एक स्पेसिफिक बिहेवियर, या आप कह सकते हैं लेट सपोज आपका पेज लोड नहीं हो रहा. ठीक है. आपने पेज लोड किया, पेज लोड नहीं हो रहा, उसमें error, तो अब उस पे आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बिहेवियर शो होगा, उसके लिए आपने एक जावास्क्रिप्ट कोड जो लिखा है वो बाय डिफॉल्ट अब ये सेल्फ इन्वोक हो रहा है. जाहिर है आपकी स्क्रीन के ऊपर नेट कोई कोई इशू है या कोई और
कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है या वो स्क्रिप्ट को लोड नहीं कर पा रहा, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो एरर फंक्शन आपने लिखा हुआ था कि अगर ये नहीं हो रहा तो ये कर दो, तो वो सेल्फ इन्वोक हो जाएगा और आपके स्क्रीन के ऊपर वो एक आउटपुट शो करा देगा। देन फंक्शन रिटर्न है आपके पास। When JavaScript reaches a return statement, the function will stop executing. If the function was invoked from a statement, JavaScript will return to execute the code after the invoking statement. Functions often compute a return value. The return value is returned back to the caller. अब return की सिंपल एग्जांपल आपके पास किस तरह से होती है कि लेट सपोज आपने अपने फंक्शन को दो वैल्यूज पास कराई, उन दो वैल्यूज का आपने सम लेना है, तो वो जो सम होगा आपने दो वैल्यूज दी उस फंक्शन को, अब जो सम है वो फंक्शन आपको वो सम वापस करेगा, तो वो वैल्यू सम जो है सिंपली उसने आपको रिटर्न करवा दी, तो दिस इज रिटर्न। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ऐसे शायद आपको समझ ना आए, लेकिन रिटर्न का सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है कि जो आपने उससे रिजल्ट डिमांड किया था वो रिजल्ट जब आपको मिलेगा तो उसको आप रिटर्न। देन वाई फंक्शंस यू कैन रीयूज द कोड। सबसे बड़ी बात ही ये है फंक्शन को बनाने का, यूज करने का मकसद मतलब ही ये होता है क्योंकि वो रीयूज हो सकता है। एक ही काम जब आप 10 जगह करवाने, तो बजाय इसके कि आप 10 अलग अलग फंक्शंस बनाएं या 10 दफा आप वो सेम कोड रिपीट करें, आप उसी को रीयूज करें, आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में वो कोड प्लेस करें, उस जावास्क्रिप्ट को आप प्लेस करें अपने, या उसको लिंक कर लें जैसे हमने कल डिस्कस किया था उस तरह से स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपने हेड टैग में आप वो सारा यूआरएल प्लेस करें वगैरह वगैरह, उस तरह से उसको अटैच करें, अपेंड करें अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ। और अब आपने जब एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर उसको प्लेस कर लिया, तो बेशक आपको 10 वेब पेजेस पे उसे एक फंक्शन की जरूरत है, उसे एक कोड की जरूरत है, आपको 10 दफा वो लिखना नहीं पड़ेगा, आप उसको रीयूज करें। ठीक है, तो यू कैन यूज द सेम कोड एज मेनी टाइम्स विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स आप डिफरेंट उसको पास करवा दें, जैसे 10 वेब पेजेस हैं तो 10 वेब पेजेस के लिए अगर लेट सपोज 10 अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं भी, तो वो उसको आपने जैसे आपने उसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, तो उस हिसाब से आप वो उसको आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे, और वो चाहे 10 सेपरेट आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन वो जब 10 टाइम्स वो फंक्शन कॉल होगा तो वो सेपरेट आर्ग्यूमेंट्स को लेके ही वो रिटर्न करवाएगा आपको कोई ना कोई वैल्यू। और इस तरह से हम रीयूजेबिलिटी इनहांस कर सकते हैं अपने कोड की, और अपनी जो फंक्शनैलिटी होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे।